हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तर प्रदेश स्पेशल। अभी तक हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल में 13 टॉपिक्स कंप्लीट कर ली हैं। आज है 14वां टॉपिक जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित। ये जातियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, किस जिले में पाई जाती हैं, इन सभी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। यह ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, 20 से 22 मिनट की वीडियो रहेगी, क्योंकि जनजातियों के बारे में जो है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा विवरण नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी अधिकतर जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। लेकिन जो भी पाई जाती हैं और जितनी पाई जाती हैं मैं उसके बारे में पूरा फुल डिटेल दे दूंगा आप सभी को, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उत्तर प्रदेश के बारे में, आपको एक बार फिर से रिवीजन करवाना चाहेंगे, फिर हम अपने टॉपिक पर आ जाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ हैं, ठीक है। यह है उत्तर प्रदेश की विशेष सूची। उत्तर प्रदेश की विशेष सूची में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त अवलोकन, उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास, जलवायु एवं मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव, नदियां एवं झीलें व आर्द्र भूमियां, कृषि एवं पशुपालन। 7वां टॉपिक हमारा था सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। 8वां टॉपिक था हमारा उद्योग। 9वां था खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। 10वां था परिवहन एवं पर्यटन। और 11वां था उत्तर प्रदेश का इतिहास, जो कि प्राचीन से लेकर आधुनिक भारत तक, आधुनिक यूपी के जो इतिहास हैं सभी को एक ही वीडियो में कवर किया है, जो कि 1.5 घंटे की नियर अबाउट क्लास है। और इसके बाद 12वां टॉपिक हमारा कला एवं संस्कृति। 13वां था जो कल हमने पढ़ाया आप सभी को, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। और आज का 14वां टॉपिक क्या हो जाता है हमारा? तो आज का 14वां टॉपिक हो जाता है जनजातियां। तो उत्तर प्रदेश की जनजातियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक उत्तर प्रदेश की जनजातियां। तो स्टूडेंट, हर टॉपिक में जिसमें आपको फिगर से समझाने की जरूरत होती थी मैंने फिगर से समझाया, जिसमें आपको थ्योरी प्रश्न देने थे मैंने आपको थ्योरी प्रश्न दिया है, और लास्ट में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था, मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हुआ था उसको भी सॉल्व करा दिया है। तो हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के जनजातियों के बारे में। बस आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, लास्ट में एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर करा करें। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं वहाँ पे दे दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं और फिर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। तो भारत में अनुसूचित जनजातियाँ कुल जनसंख्या की 8.9% है। भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या की कितनी है? तो भारत में जो जनजातियां हैं वो जो भारत की कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है? तो 8.9% है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत की कुल जनसंख्या का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जो भारत की कुल जनसंख्या है उसका 1.9% भाग जो है कहाँ पर निवास करती है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये हो गए उत्तर प्रदेश की बारे में कि उत्तर प्रदेश में जनजातियां कितनी निवास करती हैं पूरे भारत की, तो 1.9%, ठीक है। ये पॉइंट आप क्लियर रखेंगे। अब पूरे भारत में कितना प्रतिशत है जनजातियों की? तो पूरे भारत में है 8.9%, ये भी याद रखेंगे। अगर भारत के पक्ष में पूछे तो 8.9%, अगर यूपी के पक्ष में पूछे तो 1.09%, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% अनुसूचित जनजातियां हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? जनजातियां, लेकिन अब हम पढ़ेंगे अनुसूचित जनजातियां। तो अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं? तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का, ठीक है, तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 0.6% है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं गोंड, थारू, बुक्सा, जौनसारी, इसके बाद राजी, माहीगिरी एवं खरवा। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। अभी हम इनके बारे में एक एक जनजातियों के बारे में विस्तृत से जानकारी कलेक्ट करेंगे। बस आप सभी एक बार फिर से देखेंगे फिगर में कि ये जनजातियां किस क्षेत्र में निवास करती हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जातियां आप देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये है यूपी का पूरा मैप। एक बार पूरा देखेंगे तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि हाँ यूपी का मैप ऐसे होता है। आपको फिगर में दिखाने का क्या मतलब होता है कि आपको कोई भी चीज़ अगर फिगर के माध्यम से देखेंगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक आपके माइंड में बनी रहती है, तो इसलिए फिगर में लाने का यही उद्देश्य होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश के मैप में जौनपुर ऊपर स्थित है, आप मैप में भी देख सकते हैं।
गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो है मैप होगा, वो जो बुक होती है मैप की उसमें भी आप देख सकते हैं। तो जौनपुर में दो जनजातियां पाई जाती है, कौन कौन सी? एक माहीगीर और दूसरा हो जाता है आपका बुक्सा। तो माहीगीर और बुक्सा, माहीगीर नहीं ये गिरी है, माहीगिरी, और दूसरा हो जाता है आपका बुक्सा। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? जौनपुर में। इसके बाद देखते हैं थारू जनजातियां उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पाई जाती हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो थारू जनजातियां लखीमपुर खीरी में, बहराइच में, श्रावस्ती में, बलरामपुर में, सिद्धार्थ SID यानी सिद्धार्थ नगर में और महाराजगंज में। तो इन जो है 6 जिलों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो थारू जनजाति पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं, और ये जनजातियां जो है ज़्यादातर तराई क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में। अभी थारू जनजाति के बारे में हम विस्तृत से पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं देव। देव से हो जाएगा आपका DEV से हो जाएगा आपका देवरिया, बलिया, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। इसके बाद गाजीपुर। देवरिया, बलिया, गाजीपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पाई जाती है खरवार। नेक्स्ट है आपका V से आपका हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में एक जनजाति पाई जाती है जिसका क्या नाम है? चेरों। तो वाराणसी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? चेरों। इसके बाद मिर्जापुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो एक बार देखेंगे, मिर्जापुर में पाई जाती है, ध्यान से देखना, ओझा, गोड़, पठारी, धुरिया, राजगोड़, नायक, पंखा, खरवार। ये मिर्जापुर में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। ओझा, गोड़, पठारी, धुरिया, राजगोड़, नायक, पंखा, खरवार। इसके बाद हमने मिर्जापुर को देखा, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और ऊपर के सभी जिले को देखा। अब एक जिला हमारा बचता है सोनभद्र। सोनभद्र से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और इसमें जो है एक सबसे महत्वपूर्ण जनजाति हो जाती है आपका कर्मा। ये कई बार पूछा गया है, इसलिए आप याद रखेंगे। देख रहे हैं, क्योंकि मैं जो है पिंक पेन से निशान यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे जो है सोनभद्र में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? कर्मा, पहरिया, परहिया है, बैगा, पंखा, पनिका, अगारिका, पठारी, चेरो, भुइया, खरवार। तो कर्मा, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगारिका, पठारी, चेरो, भुइया, खरवार। ये सभी जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये सभी जनजातियां पाई जाती हैं सोनभद्र में। एक याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकेले में है, तो इसे याद रखेंगे। ललितपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यल फॉर ललितपुर। ललितपुर में पाई जाती है सहरिया। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। ठीक है, तो ये आपको मैप में महत्वपूर्ण जनजातियां जो थी और किस राज्य, किस जिले में पाई जाती थी, मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजातियां की संख्या कितनी है? तो आप देख सकते हैं, इसे याद कर लेना कितना रहेगा। तो 11,34,273। मैं बोल दे रहा हूँ अंक ताकि आपको विजिबल ना हो, तो आपको सुन के भी समझ में आ जाए। तो 11,34,273, जिनमें पुरुष कितने हैं? तो पुरुष हैं 58,10,83। पुरुष कितने हैं? तो 58,10,83 पुरुष हैं, जबकि महिला कितनी है? तो 55,31 स्त्रियां हैं और 58,10,83 पुरुष हैं। कितने में? तो 11,34,273 में। ठीक है, ये आप अंक में जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपका गोंड समूह। गोंड समूह अब देखते हैं, गोंड समूह की संख्या कितनी है? तो देख सकते हैं 56, 90, 35 है। राज्य की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। ये अंक नहीं पूछेगा, इतना बस आप याद रखेंगे कि जो गोंड समूह है इसकी राज्य की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। इसके बाद खरवार है और तीसरे नंबर पर थारू है। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। दूसरे नंबर पर आपका पहले नंबर पर आपका हो जाता है गोंड, दूसरे नंबर पर आपका हो जाता है खरवार और तीसरे नंबर पर हो जाता है थारू। ये क्रम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा यूपी के किस जिले में अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो सोनभद्र जिले में, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, जबकि बागपत जिले में सबसे कम संख्या में पाई जाती है। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो बागपत जिले में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा सोनभद्र में। तो बागपत और सोनभद्र, ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है,
देखो बाग, बाग से क्या मतलब होता है, बाग में लोग सोते हैं ना, तो बाग में सोना, या आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं सोना, बाग में सोना कहाँ मिलता है, बाग में, तो ऐसे याद कर लेना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वर्ष 1967 में राज्य की 5 जनजातियां, वर्ष 1967 में राज्य की 5 जनजातियां कौन कौन सी हैं, थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया, राजी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। तो राज्य में जो है कब जो है 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, तो 1967 में। और 5 कौन है, थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2003 में केंद्र सरकार द्वारा 10 और जनजातियों को जो है अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा 2003 में 10 और जातियों को जो है अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाल दिया गया। अब हम एक एक जनजातियों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने वाले हैं, तो बस आप ध्यान से देखें। अब हम पढ़ेंगे थारू जनजाति के बारे में। थारू कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो थारू गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है। थारू मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है, गोरखपुर के तराई भाग में। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखेंगे, और मैं जैसे यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ वैसे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ताकि आपको कहाँ पे क्या निशान लगा है आपको दिख जाए। ठीक है, तो थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंध रखते हैं। इनका मुख्य भोजन क्या है, तो चावल और मछली। थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है, चावल और मछली है। ये किरात वंश से संबंधित करते हैं, और थारू जनजाति तराई भाग में निवास करती है। नेक्स्ट है आपका, थारू जनजाति में संयुक्त परिवार एवं मातृ सत्तात्मक प्रथा पाई जाती है। बहुत से जनजातियों में पितृ सत्तात्मक सत्ता पाई जाती है, जबकि जो थारू जनजाति है इसमें जो है मातृ सत्तात्मक सत्ता पाई जाती है, और ये संयुक्त परिवार के साथ रहते हैं। ठीक है, एकल परिवार में नहीं रहते, ये संयुक्त परिवार मतलब दादा दादी और उनके बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे जो रहते हैं उन्हें संयुक्त परिवार बोला जाता है। और जो एकल परिवार होता है उसमें माता पिता सिर्फ उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ माता पिता उनके बच्चे एकल परिवार, और संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी और उनके पोती पोता और उनका बेटा रहता है। तथा इनमें विधवा विवाह का भी प्रथा है, यानी इसमें आप विधवा विवाह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, थारू जनजाति के लोग है, ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी उसके लिए। ये थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके आराध्य देव महादेव और भैरव हैं। तो थारू जनजाति के आराध्य कौन है, मतलब इनका जो है इष्ट देवता कौन है, तो महादेव और भैरव बाबा है, और ये हिंदू धर्म को मानते हैं। इनका जो शिवलिंग होता है वह पत्थर का ना होकर बांस का होता है। तो थारू जनजाति का जब वो शिव भगवान के लिंग को शिवलिंग बनाते हैं तो उनका वो शिवलिंग जो है पत्थर का नहीं होता, वो किसका बना होता है, वो बांस का बनाते हैं। ठीक है, और ये राम और लक्ष्मण, राम और कृष्ण की भी पूजा करते हैं। थारू जनजाति राम और कृष्ण की भी पूजा करते हैं, ये भी साथ में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, विधवा विवाह के समय दिया जाने वाला भोज। ठीक है, जो विधवा विवाह के समय जो भोज दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे लठ भरवा भोज कहते हैं। लठ भरवा भोज किसे कहते हैं, जब ये किसी विधवा विवाह के साथ शादी करते हैं तो उसमें जो भोज माने जो खाने वाली चीजें दी जाती है उसे लठ भरवा भोज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, तो वह थारू जनजाति के लोग मनाते हैं। आपको अगर थोड़ी सी छोटी सी जल्दी से सिर्फ एक मिनट में कहानी बता दें, क्योंकि जब मुगल आक्रमण जो है जब इधर सिंध के प्रांत से प्रवेश किए थे, मतलब सिंध से पंजाब आए, फिर इसके बाद राजस्थान आए, तो ये जनजाति मूल रूप से जो थारू जनजाति है वहाँ का ये राजा हुआ करते थे। किस क्षेत्र के, सिंध क्षेत्र के। लेकिन जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो बहुत ही बार्बर होते थे, और वो जो है महिलाओं के साथ बच्चों के साथ बहुत ही गलत करते थे, मार देते थे राजा को, और उनके औरतों के साथ जो है गलत व्यवहार कर देते थे। तो इसलिए जो है जो थारू जनजाति के राजा होते थे, इन्होंने कहा कि जो है आप जो है यहाँ से चले जाइए, मतलब पूर्व दिशा की तरफ, यानी कि इधर आ जाइए, आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और हिमालय की तरफ आज भाग जाइए, पहाड़ों में छिप जाइए। अगर हम लोग बचते हैं तो हम आपको वापस लेकर फिर इस क्षेत्र में आ जाएंगे, अगर नहीं बचेंगे तो आप जो है वहीं पर बस जाना। तो इसलिए जो है, और वह जब आक्रमण किए थे मुस्लिम आक्रमणकारी, तो वह दिवाली का समय था, तो इसलिए जो है ये लोग दिवाली को अशुभ मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, थारू जनजाति को शिक्षा प्रदान करने हेतु लखीमपुर खीरी, ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
थारू जनजाति को शिक्षा प्रदान करने के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा करवा रही है। तो राज्य सरकार यानी यूपी गवर्नमेंट थारू जनजाति को शिक्षा प्रदान करने के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई है। नेक्स्ट हमारा है थारू जनजाति के लोग मकर संक्रांति, होली, कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, बजहर आदि त्योहार मनाते हैं। इसके बाद थारू जनजाति के लोग दोपहर एवं शाम के भोजन के लिए मिझनी और बेरी शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो दोपहर का भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? मिझनी कहते हैं, और जो शाम का भोजन होता है उसे बेरी कहते हैं। ठीक है, ये आप याद करें। कैसे याद कर सकते हैं? शाम को मतलब शाम जो है सुबह से लेकर शाम बहुत देर में होता है शाम, तो शाम में क्या होता है? देरी होती है, तो देरी से बेरी याद कर सकते हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, जब एक का एक दूसरे से रिलेट कर लेंगे तो ये वाला ना भी याद रहेगा तब भी याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो शाम को देरी होती है तो देरी से बेरी कर लेना। नेक्स्ट है आपका थारू जनजाति में बदला विवाह प्रथा प्रचलित है। ये भी याद रखेंगे, थारू जनजाति में बदला विवाह प्रथा भी प्रचलित है। नेक्स्ट है आपका 2 अक्टूबर 1980 को प्रदेश में थारू विकास परियोजना की शुरुआत की गई है। थारू जनजाति लोगों के विकास के लिए जो है 2 अक्टूबर 1980 को कौन सी प्रथा शुरू की गई है? कौन सी परियोजना? तो थारू विकास परियोजना शुरू की गई थी। अब हम देखेंगे भोक्सा या बुक्सा, दोनों एक ही जनजाति है। कहीं कहीं पर इसे भोक्सा लिखा रहता है, कहीं कहीं पे बुक्सा। तो यह जनजाति बिजनौर जिले में पाई जाती है तथा इनका संबंध पटवार राजपूत घराने से है। ये पॉइंट याद रखेंगे कि पटवार राजपूत घराने से किस जनजाति का संबंध माना जाता है? तो भोक्सा या बुक्सा जनजाति का। नेक्स्ट है आपका इस जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तख्त। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, तो इस जनजाति की पंचायत का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसे तख्त कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तख्त कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इस जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। तो सामाजिक स्तरीकरण किस जनजाति में पाया जाता है? या भोक्सा जनजाति में पाई जाती है। ये लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। ये लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, जबकि थारू जनजाति किसकी पूजा करते हैं? भैरव यानी भैरव बाबा की और महादेव की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इस जनजाति के लोग बोलचाल की भाषा में हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रख लेना कि हिंदी भाषा का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? भोक्सा जनजाति करती है। नेक्स्ट आपका है भोक्सा जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? चावल एवं मछली। इनका भी चावल और मछली है। नेक्स्ट है आपका भोक्सा जनजाति में विवाह एक अनुबंध है, यानी कि कंट्रैक्ट की तरह होता है इनमें विवाह। ये पॉइंट याद रखेंगे। भोक्सा जनजाति में विवाह एक अनुबंध है। यह विधवा विवाह एवं बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। तो इन जनजातियों में विधवा विवाह भी प्रचलित है और साथ साथ में बहुपत्नी यानी कि एक साथ बहुत सारी पत्नियों को भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है भोक्सा जनजाति में रक्त संबंध में विवाह वर्जित है। ये तो सभी में है, मतलब हिंदू धर्म में अधिकतर यही पॉइंट होता है कि जो है संबंध में जो है रक्त संबंध में विवाह नहीं किया जाता। तो भोक्सा जनजाति में रक्त संबंध में विवाह नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनका परिवार पितृसत्तात्मक है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं। मैंने अभी बताया था कि जो है थारू जनजाति में उनके परिवार में कौन सी सत्तात्मक होती है? तो मातृ सत्तात्मक होती है, जबकि भोक्सा में पितृसत्तात्मक परिवार होता है। परिवार का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही परिवार का मुखिया होता है। जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वही परिवार का मुखिया होता है। भोक्सा जनजाति विकास परियोजना कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 1983 से 84 में। भोक्सा जनजातियों को मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके विकास के लिए भोक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से 84 में शुरू की गई थी। और इसके बाद थारू की कब शुरू की गई थी? तो 1980 में। माहीगीर जनजाति इसके बारे में हम देख रहे हैं। यह बिजनौर क्षेत्र में पाया जाता है। तो भोक्सा और माहीगीरी ये दो जनजातियां बिजनौर जिले में पाई जाती हैं। ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, हर एक पॉइंट पे आप गौर करेंगे कि इस्लाम धर्म के अनुयायी कौन सी जनजाति है? तो माहीगीरी जनजाति है। तथा इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मछली पकड़ना, यानी मछली पकड़कर ये अपनी अर्थव्यवस्था को यानी कि अपनी रोजी रोटी का पालन करते हैं। तो ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं और ये बिजनौर जिले में पाए जाते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मछली पकड़ना। नेक्स्ट है आपका महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख मिलता है।
तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, तो महाभारत में किस जनजाति का उल्लेख मिला है? तो माहीगिरी जनजाति का उल्लेख मिला है। नेक्स्ट है आपका खरवार। खरवार जनजाति यह सोनभद्र, मिर्जापुर जिलों में प्रमुखता से पाई जाती है। प्रमुखता यानी बहुतायत में पाई जाती है खरवार जनजाति सोनभद्र और मिर्जापुर में। इसकी प्रमुख उपजातियों में पटबंदी, सूरजवंशी, खैरी, दौलतबंदी, राउत, मोगती इत्यादि हैं। तो इनकी जो है प्रमुख उपजातियां पटबंदी, सूरजवंशी, खैरी, दौलतबंदी, राउत, मोगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनके प्रमुख देवताओं में मध्य उस, वनसंती, दुल्हादेव, घमसान, गोरैया, शिव आदि हैं। तो इनके प्रमुख देवता इस प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खरवार जनजाति तंत्र मंत्र में भी विश्वास करती है। तो कौन सी ऐसी जनजाति है जो तंत्र मंत्र में विश्वास करती है? तो वह खरवार जनजाति है। अच्छा, तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है यह आप हमें कमेंट में बता दें, नहीं तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो यह अथर्ववेद में। ठीक, तो आप याद रखेंगे। तो कौन सी ऐसी जनजाति है जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखती है? तो यह खरवार जनजाति है। ये पॉइंट आप याद करेंगे। ठीक है, उत्सव के समय मदिरा पान भी करते हैं। ये उत्सव जब होता है तो ये क्या करते हैं? मदिरा पान यानी कि ड्रिंक भी करते हैं। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। जो कर्मा है यह किसका नृत्य है? किस जनजाति का नृत्य है? तो यह खरवार जनजाति का नृत्य है। ये भी पॉइंट आप याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद कौन से हैं? इसको आप क्रम से याद करेंगे। ठीक है, ट्रिक बना लेना, याद हो जाएगा। नहीं तो मैं कभी जब छोटी वीडियो जीके के तौर पे लाऊंगा तब आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। तो सोनभद्र में ये आपका प्रतिशत मतलब इनकी टोटल संख्या कितनी है ये नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने आपको इसे सिर्फ लिख दिया है ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो याद भी कर सकता है, नहीं तो सिर्फ देख लेगा तो वो भी माइंड में रहेगा। तो किस जनपद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है अनुसूचित जनजाति की? तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है सोनभद्र में, दूसरे नंबर पर बलिया, तीसरे में देवरिया, चौथे पर कुशीनगर और पांचवें पे ललितपुर। तो इनका ये क्रम भी याद रख लेना क्योंकि आरोही अवरोही क्रम में भी पूछता है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद कौन से हैं? तो सबसे कम जनसंख्या अनुसूचित जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो मैंने लिखा है बागपत में, कन्नौज में, बदायूं में, एटा में और कासगंज में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले जनपद। अब यहाँ पे प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं अनुसूचित जनजातियाँ? तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है सोनभद्र जिले में, इसके बाद पाई जाती हैं ललितपुर में, तीसरे नंबर पर देवरिया, चौथे पर बलिया और पांचवें पर कुशीनगर। तो ये प्रतिशत के आधार पर भी आप याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कि न्यूनतम अनुसूचित जनजातियाँ प्रतिशतता वाले जनपद कौन कौन से हैं। तो आप 3 याद रख लेंगे तो 4 तो आपको याद ही हो जाएगा। कोई सा नाम देगा तो चौथा ही जाएगा क्योंकि 5 ऑप्शन होते नहीं हैं। तो बागपत में कितनी सबसे कम प्रतिशत है, इसके बाद कन्नौज में और तीसरे नंबर पर बदायूं में। तो सबसे कम बागपत में। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में लिंगा अनुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में लिंगा अनुपात है 951। ठीक है, 951 जनजातियों की लिंगा अनुपात है। ये आप ध्यान रखेंगे, इतना मैं जो है अंडरलाइन कर रहा हूँ। सैनिटरी मार्ट योजना यह राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा वर्ष 2001-2 में लागू की गई है। तो सैनिटरी मार्ट योजना कब लागू की गई थी? 2001 और 2 में। जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जो सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, जो मजदूर सिर पर मैला लेकर ढोते थे उस प्रथा को रोक लगा दिया गया था। किसके द्वारा? तो सैनिटरी मार्ट योजना के तहत राज्य सरकार ने रोक लगा दी थी। और इसके बाद जब इनसे जो है इनका ये कार्य छीन लिया गया, यानी जो सर पर मैला ढोते थे, जब ये कार्य इनका छीन गया तो इसके बाद जो है राज्य सरकार बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करने का भी कार्य किसके तहत किया? तो सैनिटरी मार्ट योजना के तहत किया। अब देखते हैं जनजाति और उनके निवास स्थान। मैंने आपको फिगर में स्टार्टिंग में दिखाया था, अब उसको जो है मैं आपको एक बॉक्स में दिखा देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। तो जनजातियों में उनके निवास स्थान कौन कौन से? एक तरफ जनजातियां हैं, जनपद या निवास स्थान। तो गोंड, धुरिया, नायक ये जनजातियां किस जिले में पाई जाती हैं? महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर, बस्ती, इसके बाद ओझा, पथरी, राजगोंड ये कहाँ पाई जाती हैं? गोरखपुर, देवरिया, मऊ, जौनगढ़ है। ठीक है, इसके बाद बलिया,
वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र। नेक्स्ट है आपका खरवार और खैबर। खरवार या खैरवार जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? यह देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी में पाई जाती है। सहरिया एक ही जगह पे पाया जाता है, कौन सा? ललितपुर में। बैगा, भुइया, भुनिया, बैगा, भुइया, भुनिया, पहरिया, अगरिया, पटारी ये कहाँ पाई जाती है? ये सोनभद्र जिले में पाई जाती है। इसके बाद आपका पंखा एवं पणिक। पंखा एवं पणिक कहाँ पाई जाती है जनजाति? तो सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती है। जबकि चेरो कहाँ पाई जाती है? यह सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। तो स्टूडेंट ये आपका क्लियर हो गया जनजातियों से संबंधित प्रश्न। और इसके बाद जो भी अब इससे प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे उसको भी मैं जल्द ही सॉल्व करा दूंगा। तो स्टूडेंट अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें और इसके बाद वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद से रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।